हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की, ठीक है, हम लोग टोटल इसमें देख सकते हैं आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर, यहाँ से आप देख सकते हैं सेट नंबर 9 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक का सेट हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 9 को लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक सेट नंबर 9 का पीडीएफ नहीं प्राप्त किए हैं या उसको खुद से नहीं बनाए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन रात में 8 बजे, प्रत्येक दिन तो नहीं हम वीडियो बना पा रहे हैं थोड़ा इमरजेंसी की वजह से, लेकिन जब भी अगर हम पीडीएफ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जब भी अगर हम पीडीएफ भेजेंगे रात में 8 बजे, उसके अगले दिन सुबह 10 बजे, याद रखिएगा, उसके अगले दिन सुबह 10 बजे वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं 1 से लेकर 8 तक का, तो हमारा यूट्यूब में एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 9 to 10 के लिए। वहाँ जाके आप हमारा पूरा का पूरा सेट देख सकते हैं 1 से लेकर 9 या 8 तक का। ठीक है, 9 तो आज अपलोड ऐसे कर दिया जाएगा। चलिए ये सब हो गया। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कल का जो हम न्यूज़पेपर लाए थे आज के ताज़ा खबर में, उसमें कहीं भी बिहार से रिलेटेड कि बिहार में शिक्षक का कोई बहाली हो, ऐसा कोई मतलब उसमें क्लू नहीं दिखा। तो उसके वजह से बहुत से बच्चे परेशान हैं कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको पहले भी कहा गया है कि मई के महीने में, ठीक है, मई में आप लोग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मई में समझिए कि 10 से 15 के बीच में आप लोग को पता चल जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या होने वाला है, कितना सीट पे बहाली होने वाली है, सारा चीज़ आप लोग को पता वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना सब्जेक्ट की ओर, जैसे कि प्रत्येक दिन चलते हैं और आप लोग को बार बार बोलते हैं कि पहले आप अपना सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। जिस दिन आपको अपना सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा, ठीक है, जैसे इतिहास का आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है, 40 में कम से कम तो समझिए कि आपको 35 से लेके 38 के बीच में आपको मतलब इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 35 भी होता है तो बहुत अच्छा है, 36 37 तो बहुत एक्सीलेंट है। तो इतना अगर आप सही कर जाते हैं तो कोशिश कीजिए पहले अपना सब्जेक्ट को पकड़ में मजबूत बनाने के लिए। बाकी जो आपका 40 नंबर रह जाएगा उधर सामान्य अध्ययन से, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उसमें जब आपका इधर से हिस्ट्री मजबूत हो जाएगा तो उधर से 8 नंबर वैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पहले 40 80 नंबर का जो आपका सब ऑनर्स हो, आपका सब्सिडरी पेपर होता है, उसको कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए खैर ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से एक बार जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चहुंदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। उससे पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं हैं। कल पिछले जो सेट था सेट नंबर 8 का, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का 40 जो हम आपको दिए थे, अब बोले थे कि उसका आंसर आप लोग बताइएगा। अभी तक मतलब 2 ही 3 बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसका आंसर दिए हैं, बाकी का कोई अता पता ही नहीं है। तो आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसका पहले हम राइट आंसर की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चहुंदड़ो जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, आइए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करके, अगर कभी आपसे पूछते हैं कि चहुंदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो हो या चहुंदड़ो, ये दोनों जो है ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये पूछा हुआ है, कभी कभी पूछता है कि मोहनजोदड़ो या चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, बात करते हैं चहुंदड़ो के बारे में। तो इसका जो था, इसकी खुदाई किसने और कब किया था। अगर हम खुदाई की बात कर ले तो याद रखिएगा 1931 में चहुंदड़ो की खुदाई 1931 में कौन किया था, तो एन.जी., ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने किया था। याद रखिए एम.जी. मजूमदार। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करता पूछता है, इसका उतना नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चहुंदड़ो की खुदाई किसने और कब किया था, तो 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किए थे। ठीक है, आप देखिए चहुंदड़ो से क्या क्या मिला है,
वहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसे यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला नंबर पे याद रखिएगा आपको क्या मिलता है, तो मन का, ठीक है, मन का बनाने का कारखाना, ठीक है, मन का बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चौहंदड़ों से मिलता है, ठीक है। वस्त्र उद्योग, ठीक है, पूछता कभी कभी वस्त्र उद्योग का हमें मतलब साक्ष्य जो है या प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वस्त्र उद्योग का प्रमाण भी हमें आपका चौहंदड़ों से मिलता है, ठीक है। फिर याद रखिएगा बर्तन बनाने का, बर्तन तथा बर्तन या याद रखिएगा औजार, ठीक है, बर्तन या औजार, औजार बनाने का साक्ष्य, ठीक या प्रमाण, ठीक है, कहाँ से मिलता है, चौहंदड़ों से मिलता है, ठीक है। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली बात कि चौहंदड़ों की किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। इसकी खुदाई कब हुआ था, तो 1931 में। किसने किया था, एनजी मजुमदार ने किया था। चौहंदड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मन का बनाने का साक्ष्य चौहंदड़ों से मिला है। वस्त्र उद्योग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चौहंदड़ों से मिला है। बर्तन तथा औजार बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चौहंदड़ों से मिला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप लोग का इतना चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए 72 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारों को निम्न में से क्या कहा जाता है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, आप जाइए उठा के देख लीजिए, TRE, ठीक है, TRE 1 में भी पूछा गया है, 2 में भी पूछा गया है और 3 में भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के, यहाँ सिक्का है तो वहाँ पे मुद्रा लिखा हुआ है कि मुद्रा की जांच करता कौन होते हैं, ऐसे मतलब चेंज कर करके। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप परीक्षा दिए होंगे तो 1, 2 में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखा होगा, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रूप दर्शक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो पूछता है क्या कि चारागाह क्षेत्र का अध्यक्ष कौन होता था, तो चारागाह क्षेत्र का अध्यक्ष जो होता था ये आपका वित्तीय अध्यक्ष कहलाता था। आकार अध्यक्ष जो होता था मौर्य प्रशासन में, ये खान विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। आकार अध्यक्ष कौन होता था, तो ये आपका मौर्य प्रशासन में खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर प्रश्न क्या करता है, देखिए 73 नंबर प्रश्न है आपका, कहा जा रहा है यहाँ पे कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है, ठीक है। तो किस प्राचीन भारतीय शासक का है, तो इसके अगर हम पहले राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका अशोक का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर फरमाइएगा, ठीक है। देखिए क्या यहाँ से 2-4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। दिल्ली का टोपरा, ठीक है, अब एक और है मेरठ, ठीक है। दिल्ली का टोपरा, अब एक मेरठ, ये याद रखिएगा। दिल्ली का टोपरा और मेरठ, ये जो था ना, इसके बारे में क्या पूछता है कि किस शासक ने, ध्यान सुनिएगा, किस शासक ने टोपरा और मेरठ जो था उसको दिल्ली लाया था। टोपरा स्तंभलेख और मेरठ स्तंभलेख को किस शासक ने दिल्ली लाया था, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, FST, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FST। दिल्ली का टोपरा स्तंभलेख और दिल्ली का मेरठ स्तंभलेख जो था, किस शासक ने दिल्ली लाया था, पहले दिल्ली में नहीं था, इसको दिल्ली लाया गया, तो किसने लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये जो दिल्ली का टोपरा है, इस ये ज़्यादा फेमस इसलिए है, ये दिल्ली का जो टोपरा स्तंभलेख है, ये कहा जाता है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभलेख है। अगर पूछ दे अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभलेख कौन है, तो दिल्ली का टोपरा स्तंभलेख, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं अशोक के बारे में, तो देखिए अशोक के बारे में अभी फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक याद रखिएगा, पूछता है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी अशोक के बारे में आप लोग को बीच बीच में ऐसे बताते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, ठीक है। तो किस काल से मानी जाती है, पहले अगर इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, ठीक है। चलिए वहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर ले एक लाइन में कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है।
वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, जो यहाँ पे दिख रहा है, पहला आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। तो यहाँ से पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का जो समय अवधि है वो कितना से कितना तक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय अवधि है याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1000, ठीक है, 500 बोल रहे थे, मिस्टेक हो गया, 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, वो जीरो छूट गया ना, चलिए 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल को माना जाता है। वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का समय अवधि कितना से कितना है? तो याद रखिएगा 1000, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, छूट जा रहा है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व में रहेगा, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ से फिर से एक बार सुन लीजिए, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, एक हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल का समय अवधि तो 1500 ईसा पूर्व से ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, और उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पे है 75 नंबर। कहा जा रहा है कि युद्ध यंत्र महाशिला कंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अगर पहले हम राइट आंसर की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु, ठीक है। चलिए वहीं पे देखिए, अजातशत्रु जो था ना, युद्ध यंत्र एक महाशिला कंटक, ठीक है, यहाँ से 2 निकलता है, एक महाशिला कंटक और एक है आपका रथ मूसल, याद रखिएगा। अभी यहाँ आपसे पूछा है क्या, महाशिला कंटक के बारे में पूछा है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि रथ मूसल, ठीक है, रथ मूसल का मतलब का आविष्कार जो था किसके द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा। ये जो था अजातशत्रु महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया था, ठीक है। तो याद रखिए दोनों का प्रयोग करने वाला कौन था? तो सबसे पहले अजातशत्रु ही था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसमें बात कर ले अगर हम यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र, ठीक है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र अशोक, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज, आप नाम सुने होंगे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात कर लें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो फाहियान आया था, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में कौन आया था? तो फाहियान आया था, ठीक है। अब कहा जाता है फाहियान जो था, भारत में पूछा हुआ था कि भारत में फाहियान लगभग कितने साल तक रहा था, ठीक है। तो भारत में फाहियान जो था 14 वर्ष तक रहा था, याद रखिएगा। भारत में फाहियान कितने वर्ष तक रहा था? तो 14 वर्ष तक रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कहा जा रहा है देखिए, 76 में प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सही है? चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान काफ़ी कठोर है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। आगे कहता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि तीनों का तीनों इसका राइट आंसर है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें से याद रखिएगा ये पूछा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये वाला कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में जो भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोकस कीजिएगा। मेगास्थनीज ने भारत के समाज को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 7 भागों में विभक्त किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन को उठाकर पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए, 77 में कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना बभूति की रचना है, ठीक है। तो बभूति की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 77 का? अगर हम पहले राइट आंसर की बात कर ले तो देखिए, इसका जो है महावीर चरित, ये भी आपका बभूति का है। उत्तर रामचरित, ये भी आपका बभूति का है। मालती माधव, ये भी आपका बभूति का है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बभूति के बारे में बात कर ले तो पूछता है बभूति जो थे किसके दरबार में रहते थे, ठीक है। बभूति किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिए यशोवर्मन, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यशोवर्मन बभूति जो थे किसके दरबार में मतलब रहते थे? तो यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है आपका कि भीलम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो किस वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी के यादव वंश का। ऑप्शन नंबर आपका ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि मिथ्याक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 29 का अगर हम पहले बात करें तो ये हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है, जो हम लिख देते हैं विक्रम देव। ठीक है, विक्रम देव चरित्र, विक्रम देव चरित्र, बताइए विक्रम देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, विक्रम देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, विक्रम देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप हिस्ट्री देख रहे हैं तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए इसमें कहा जा रहा है आपका कि भारत में आने वाले विदेशी डोमियोंग प्रयास से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना है। ठीक है, चलिए पहचान करते हैं। क्या है, कहा जा रहा है कि वह एक पुर्तगाली यात्री था। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, वह एक पुर्तगाली यात्री था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। तो ये भी सही है, आया तो था, भ्रमण तो बहुत जगह किया था, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछे तो विजयनगर का भ्रमण किया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन कहता है कि वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वह इटली का यात्री था, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह विजयनगर के शासक हरित द्वितीय के काल में विजयनगर में आया था, तो नहीं, वो कृष्णराय देव के शासन काल में आया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 81 नंबर प्रश्न कहता है आपसे कि निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है, वो कौन सा शासक था जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। देखिए शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम, ठीक है, बचपन, शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम क्या था, तो अली गौहर था। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम क्या था, तो अली गौहर था, वही उसका वास्तविक नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को चलते हैं। कहा जा रहा है हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम बहुत बढ़िया से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में थे। 82 में क्या कहा गया था, हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था। तो सबसे पहले इसकी आंसर की बात कर ले। ठीक है, पहले इसके आंसर सुन लीजिए। तो ये जो था ये आपका मुगल वंश का था। किस वंश का था, तो मुगल वंश का। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहीं मुगल वंश दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मुगल वंश ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारिए। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्स हम क्या चलने वाले हैं इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, आइए देखिए अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में 5 शासक थे जो शासन की मतलब वहाँ पे उनका राज चलता था। कितने, तो 5 शासक थे। पांचों शासक का नाम आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, क्रम से याद रखना, इसलिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन है, ठीक है, तो ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, तो गुड़, ट्रिक क्या है, तो देखिएगा ध्यान से, गुड़ खा तू साले, साले एक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रिक याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किए थे, तो 5 राजवंशों ने, लेकिन क्रम आपसे पूछेगा, क्या पूछता है, तो क्रम। तो क्रम में याद करने के लिए ट्रिक याद रखिएगा, गुड़ खा तू साले। ठीक है, अब गुड़ से देखिए, गुड़ से क्या हो जाएगा, तो गुड़ से आपका हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, गुड़ से गुलाम वंश। ठीक है, चलिए वंश लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है। गुड़ से, तो गुड़ से गुलाम वंश हो जाएगा। देखिए ख से, ठीक है, तो ख से क्या हो जाएगा, तो खस हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं खिलजी वंश। ख से खिलजी वंश। ठीक है, वंश नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे में डेट भी लिखना है। ठीक है, तू से क्या हो जाएगा, तो तू से हो जाएगा आपका यहाँ पे तुगलक वंश हो जाएगा। तू से तुगलक,
तू से तुगलक वंश हो जाएगा। अच्छा, स से क्या हो जाएगा, तो स से आपका सैयद वंश हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा, तो सैयद, ठीक है, सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, अब एक ल बचा, तो ल से हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ल से हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, ल से क्या हो जाएगा, तो लोदी वंश, लोदी वंश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आपको परफेक्ट जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, पूछता है दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया था, उसको क्रम से सजाइए। तो क्रम से सजाने के लिए ट्रिक याद रखना है आपको। ट्रिक में क्या याद रखना है कि गुड़ खा तू साले, इस पे आप बैठा भी सकते हैं। गु से हो जाएगा आपका गुलाम वंश। ठीक है, और ख से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, और स से हो जाएगा सैयद वंश, और ल से हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश, तो गुलाम वंश जो था ये कब से कब तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम वंश का शासन जो था 1206 से लेकर, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक था। किसका, गुलाम वंश का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे। याद रखिए, पूछता है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था। तो 1206 में, उतना हम डिटेल से नहीं चलेंगे, अभी आपको हम कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगर खिलजी वंश की हम बात कर लें, तो खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, ये तो नहीं ले सकते हैं, ये ठीक रहेगा। चलिए 1200, ठीक है, 1290 से लेकर, 1290 से लेकर कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, 1290 से लेकर, ठीक है, 1320 तक, 1320। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछेगा खिलजी वंश का शासनकाल, तो याद रखिएगा 1290 से लेकर 1320 तक, किसका, तो खिलजी वंश। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक, तो तुगलक वंश का शासनकाल आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1320 से लेकर, 1320 से लेकर, ठीक है, नीचे में लिख देते हैं 1320 से लेकर कहाँ तक, तो 1414 तक। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक कौन था, तो तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414। सैयद वंश की बात कर लें, तो सैयद वंश कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1414 से लेकर, एक मिनट, ठीक है, सैयद वंश पूछेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1414 से लेकर, ठीक है, हाँ 1451 तक कौन हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा सैयद वंश। वहीं अगर लोदी वंश की बात कर ले, तो देखिए लोदी वंश लिखने के लिए हमको पहले इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इधर देखते हैं, नहीं इधर ज़्यादा हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है इतना। आइए, तो लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा, तो याद रखिएगा लोदी वंश का हो जाएगा आपका 1451 से लेकर, ठीक है, 1451 से लेकर 1526। ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक हो जाएगा आपका लोदी वंश। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और ये हो जाएगा आपका इधर, और ये हो जाएगा लोदी वंश उधर, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ होगा, आप बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो था आपका 5 राजवंश ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे। पहला पे हो जाएगा गुलाम वंश, दूसरा पे खिलजी वंश, तीसरा पे तुगलक वंश, चौथा पे सैयद वंश, पांचवा पे लोदी वंश। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा समय हो गया, अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप कभी भी काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 की ओर। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा सा और अगर समय देते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, क्या याद रखना, देखिए हम जैसे अभी पढ़ें यहाँ पे एक लाइन में कि आपका गुलाम वंश के बारे में क्या पढ़ें, गुलाम वंश के बारे में पढ़ें, तो गुलाम वंश देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर गुलाम वंश से पूछेगा तो देखिए गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश में कौन कौन शासक थे जो दिल्ली सल्तनत पे आपका शासन किए थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत शासक हुए, इसमें कोई शक नहीं है, गुलाम वंश में वैसे बहुत शासक थे, लेकिन हमें पढ़ना है कितना शासक के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 शासक के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गुलाम वंश में 4 शासक हुए, पहला थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरा पे कौन थे, तो याद रखिएगा दूसरा पे आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, दूसरा पे आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। तीसरा नंबर पे इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, ठीक है, तो आपको रजिया के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर फिर पढ़ना है तो आप फिर एक लास्ट हो जाएगा बलबन, ठीक है, तो बलबन के बारे में। ठीक है, तो गुलाम वंश में ये 4 शासक ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। ऐसे तो बहुत शासक शासन किए थे, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद जरूर नहीं थे तुरंत रजिया ही आ गई थी, इसका पुत्र भी बना था लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया था। लेकिन ये 4 शासक अगर गुलाम वंश को अगर आप कवर करते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं तो खास करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना गुलाम वंश से, तो ये 4 शासक से ही प्रश्न पूछा जाता है।
पहला कुतुबुद्दीन ऐबक से आएगा, इल्तुतमिश से आएगा, रजिया और बलबन के बारे में। तो आप कहीं भी से ये 4 शासक के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ थे, 83 की ओर, ठीक है। आइए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए 83 नंबर प्रश्न कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था। अब देखिए बोलता है कि पुनः का मतलब समझते हैं, मतलब इससे पहले भी वो काम ऐसा कर चुका है। तो पहले क्या काम किया था याद कीजिए, ठीक है। तो कब, तो 1300, एक मिनट, हाँ चलिए, हाँ तो 1327 की बात है। कब की बात है, 1327 की बात है, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी ले गया था। पूछता है पहले नंबर कि दिल्ली से कहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजधानी थी दिल्ली से देवगिरी ले गया था, ठीक है। तो कब ले गया था, 1327 में। चलिए लिख देते हैं, दिल्ली से देवगिरी बोलिए या दौलताबाद बोलिए, एक ही बात है। देवगिरी या दौलताबाद एक ही बात है, कहीं कहीं आपको देवगिरी देखेगा, देवगिरी। तो सबसे पहले मोहम्मद तुगलक क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, कब, तो 1327 में, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, पुनः, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये तो 1327 की बात है। उसके बाद पुनः मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद बोले यानी कि दौलताबाद बोले यानी कि देवगिरी से पुनः कहाँ ले आया, तो दिल्ली ले आया। तो वही आपसे डेट पूछ रहा है कि पुनः जो था दौलताबाद या देवगिरी से दिल्ली कब ले आया, डेट आपसे पूछ रहा है। तो कब हो जाएगा, तो 1335 में, ठीक है। अब इससे पहले पूछ देगा कि दिल्ली से देवगिरी कब ले गया था, तो 1327 में ले गया था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 क्या कहता है, अल बरूनी कब भारत आया था, ठीक है। सिंपल सी, अल बरूनी जो था या अल बरूनी भारत कब मतलब आया था, तो याद रखिएगा 11वीं सदी में ये भारत आया था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से पूछ लेगा अल बरूनी जो था किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनीब के शासनकाल में, ठीक है। महमूद गजनवी हो जाएगा, गजनी नहीं, गजनी तो मूवी का नाम है। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा अल बरूनी की पुस्तक का नाम, ये इंपॉर्टेंट होता है। अल बरूनी की पुस्तक कौन कौन सा था, तो पुस्तक तो एक ही है लेकिन उसका नाम चेंज करके हमेशा आपसे पूछते रहेगा। पहला आप याद रखिएगा किताब उल हिंद, पूछता है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो अल बरूनी की। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की। इसी का एक नाम फिर चेंज करके आपको दे देगा तहकीक ए हिंद, ठीक है। क्या दे देगा, तहकीक ए हिंद। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार किताब उल हिंद था, यहाँ तहकीक ए हिंद दे रहा है, तो दोनों एक ही पुस्तक है। ये बार बार आपसे नाम चेंज कर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो याद रखना है अल बरूनी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए तो अगर हम इसमें इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 84 का, तो ये हो जाएगा आपका 11वीं सदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 185 नंबर कहा जा रहा है कि किसका वास्तविक नाम राम तनु पांडे था, ठीक है। तो राम तनु पांडे किसका वास्तविक नाम था, तो ये आपका तानसेन का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अब यहाँ पे हम बात कर ले तानसेन के बारे में तो पूछा क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तानसेन से एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कंठाभरण, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कंठाभरण, ठीक है। कंठाभरण वाणी, कंठाभरण वाणी, ठीक है, विलास, कंठाभरण वाणी विलास। चलिए कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है। तो ये एक उपाधि है जो किसको दिया गया था, ध्यान सुनिएगा। कंठाभरण वाणी विलास जो है एक उपाधि है, क्या है, एक उपाधि है जो किसको दिया गया था, तो तानसेन को दिया गया था। किसने दिया था, तो याद रखिए अकबर ने दिया था, ठीक है। अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दिया था जिसका नाम था कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा इस उपाधि को। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए अगला प्रश्न है 86 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है 86 में कि शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष निम्न में से कौन युद्ध पहले हुआ था। तो कौन सा युद्ध जो है वो पहले हुआ था ये पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। तो
इसको थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। 86 नंबर। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, कौन सा युद्ध पहले हुआ था, तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, अब बात आता है ये कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ये जो था आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी में आपका हुआ था। ठीक है, और बाई डेट याद नहीं आ रहा उतना, फरवरी खाली याद आ रहा है, 1658 में हुआ था, ये याद रखिएगा, फरवरी 1658 में हुआ था बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, धर्मट का युद्ध की अगर बात करें, धर्मट का युद्ध कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा आपका, ये आपका अप्रैल में हुआ था। इसमें देखिए महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब सब आपका 1658 है। ठीक है, अप्रैल 1658 में हुआ था। आप बोलिएगा ये तो कन्फ्यूजन वाला बात हो जाएगा, इसमें आपको याद रखना तो महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ का युद्ध आपका कब हुआ था, तो फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था, तो अप्रैल 1658 में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध की अगर हम बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध जो था ये कब हुआ था, तो ये इसका महीना देखिए हम ही को याद नहीं है, अभी तो जस्ट भूल गए, भूल रहे हैं, इसका भी इसे याद रखिए, इसका युद्ध जो था 1658 में हुआ था, महीना ही भूल गए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को याद होगा तो बताइएगा। देखिए जरूरी नहीं कि सारा चीज़ हमें याद ही हो, मतलब याद तो था, बता रहे थे तो फिर माइंड से निकल गया। फरवरी अप्रैल होगा तो मतलब वही 1-2 महीना 3 महीना के अंतराल में भूल रहे हैं, सामूदगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए फिर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 प्रश्न क्या कहता है, देखिए चेरो जनजाति विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो ये 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये जो था आपका चेरो जनजाति विद्रोह जो था वो 1-2 बार हुआ है। ठीक है, पहला हुआ था 1770 से लेकर 1771 के बीच, दूसरा आपका 1800 से लेकर 1818 के बीच, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 में क्या कहा जा रहा है, वर्ष 1906 ईस्वी में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन है, तो किस प्रकार का संगठन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस महिला ने पुरुष वेश में, ठीक है, साइकिल में घूम घूम कर जन जागृत का प्रसार किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सुनीता देवी भी थी और राधिका देवी भी थी, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। इसमें आपका कहा जा रहा है 90 नंबर की सूची है, 1 और 2 को मिलान करना है कि 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से थे। आइए इसको देख लेते हैं। पहला झांसी, तो झांसी से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थे। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल हो जाएगी आपके लखनऊ से। ठीक है, कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से कौन हो जाएगी, तो कानपुर से हो जाएगा आपका हाँ अजीमुल्ला और आपका नाना साहेब। ठीक है, ये आपका कानपुर से थे। चलिए और आपका एक बचा क्या, फैजाबाद, तो फैजाबाद से कौन हो जाएगा, तो फैजाबाद से ये एक हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर क्या है देखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है इसमें, आइए क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट। ठीक है, और इसकी प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1700, यहाँ पे लिख देते हैं 1780 में। कौन क्या था, तो जेम्स हिक्की ने। ठीक है, जेम्स हिक्की, ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जेम्स हिक्की। ठीक है, चलिए और ये कैसा समाचार पत्र था, तो ये आपका साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो किसने रद्द किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है,
कौन किया था? रद्द पूछेगा, लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन का कार्यकाल के बारे में, तो लॉर्ड रिपन कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन। रिपन से पहले कौन थे? तो रिपन से पहले आपका लिटन हो जाएंगे, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। ये कब से कब तक थे? तो 1876 से लेकर 1880 तक आपका लॉर्ड लिटन थे। लिटन के बाद कौन आया था? तो रिपन आया था 1880 से लेकर 1884 तक। और इसके बाद कौन आए थे? तो डफरिन, याद रखिएगा, इसके बाद आपका डफरिन का कार्यकाल होता है। ठीक है, 1884 से लेकर 1888 तक। इसी के शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात कर ले तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे? तो 1899 से लेकर 1905 तक। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इससे यहाँ पे आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, क्या कहा जा रहा है। कहता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, ये किसका था? तो ये आपका फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ किसका था? तो ये सबको पता है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ हो जाएगा। लीडर किसका है? तो लीडर जो है आपका ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय का। और सर्च लाइट, तो सर्च हमेशा सच्चाई की होती है, तो सच्ची, याद रखिएगा, यहाँ से सर्च लाइट बोलेगा तो हमेशा सच्चाई को होता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा सा ट्रिक पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, आइए देखते हैं कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 94 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो सबको पता है, ये आपका बैरकपुर से जुड़े हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की बात करेगा तो 8 अप्रैल, याद रखिएगा, 8 अप्रैल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो था आपको पहले भी बता चुके हैं। एक प्रथम अफीम युद्ध की बात करेगा तो प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो याद रखिएगा 1839 से लेकर 1842 तक आपका प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। और द्वितीय अफीम युद्ध की बात करेगा, ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध कब से कब तक? तो 1856 से लेकर 1860 तक आपका द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? ये दोनों अफीम युद्ध जो था, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों आपका ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कुतुबुनुमा यानी कि कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किनसे सीखा था? ठीक है, तो किनसे सीखा था? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने अरबों से सीखा था। ठीक है, अच्छा अब बात करें कंपास क्या था, तो आपको पता होगा कंपास के माध्यम से समुद्र में अगर आप जा रहे कहीं भी समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो कंपास के माध्यम से ही आप दिशा को पता कर सकते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। ठीक है, क्योंकि आप जंगल में रहेंगे, समुद्र में रहेंगे ना, तो वहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि किधर से क्या हो रहा, सूरज किधर से उगा किधर डूबा। तो कंपास के माध्यम से हम उसकी मतलब पता कर सकते हैं दिशा का कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, हमें किधर जाना है। कंपास का प्रयोग हम मतलब समुद्र में या आप जंगल में या कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से पॉइंट कि अमेरिकी 13 उपनिवेशों पर किसका अधिकार था? कभी कभी पूछता है अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर कितना? तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर, ठीक है, उपनिवेशों पर किसका अधिकार था? किस देश का अधिकार था? तो याद रखिएगा, तो किसका? तो ब्रिटेन का। अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर किस देश का अधिकार था? तो ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो 99 नंबर प्रश्न है आपका कि बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्तिल का पतन जो था ये किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि हिटलर का जन्म हुआ था। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 20 अप्रैल। ठीक है, हिटलर का जन्म आपका 20 अप्रैल
1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था, तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, लेनिन कब रूस से मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? तो लेनिन कब बना था? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका 1921 से 1922 के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 105 में क्या कहा जा रहा है कि हिटलर किस देश का नेता था? तो हिटलर जो था वो किस देश का नेता था? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर किस देश का नेता था? तो जर्मनी का था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तत्कालीन कारण कौन सा था? तो सबसे तत्कालीन कारण सबको पता है, ऑस्ट्रिया की युवराज की हत्या करना, ये सबसे तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 107 नंबर कहता है 1938 ईस्वी माह के म्यूनिख सम्मेलन निम्न में से किस से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया? ठीक है, तो क्या स्पष्ट रूप से रोका गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण, इसको रोका गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालीन कारण निम्न में से क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालीन कारण निम्न में से क्या था? तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर क्या कहा जा रहा है? देखिए कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को, ठीक है, परमाणु बम का हमला किया गया था? तो किस तिथि को किया गया था? देखिए अमेरिका के जो ना हिरोशिमा पर, जब आपको हिरोशिमा पूछेगा, ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी पूछेगा, ठीक है, नागासाकी पे, तो नागासाकी पे कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1945 में। ठीक है, जब नागासाकी पूछे तो 9 अगस्त, और हिरोशिमा शहर पूछे तो 6 अगस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक महान नेता डॉक्टर सन्यात सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? ठीक है, तो डॉक्टर सन्यात सेन किस देश के रहने वाले थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चीन का रहने वाले थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो हिस्ट्री का जो 40 क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी का आपका 40 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको भी कवर करते हैं। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक करके आप जाइएगा, क्योंकि हमको पता है बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हिस्ट्री और पॉलिटी है तो वो ज्योग्राफी क्यों देखेंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि 40 नंबर जो सामान्य अध्ययन का पूछा जाता है वहाँ से 8 नंबर आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे भी प्रत्येक दिन देखें तो आपका 8 नंबर ऐसे भी आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए क्या कहा जा रहा है, देखिए विजयवाड़ा शहर, ठीक है, एक मिनट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए ये आपका कृष्णा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें नहीं दिया हुआ तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 का था, ओंटारियो झील कहाँ है? ठीक है, तो किस देश में? ये आपका कनाडा में भी है, ये आपका यूएसए में भी है, मतलब बॉर्डर पे ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑकलैंड किस देश का बंदरगाह शहर है? तो ये किस देश का बंदरगाह शहर है? तो ये आपका न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपका चीन में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तथ्य अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य है? ठीक है, तो अमेजन नदी के संबंध में सही तथ्य क्या है आइए देखते हैं। तो क्या कहा जाता है? उद्रम एंडीज पर्वत है अमेजन नदी, मतलब कि वहाँ पे अफ्रीका में, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहाना अटलांटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए सिन नदी किस देश की नदी है? तो सिन नदी जो है वो किस देश की है? तो याद रखिए वो आपका फ्रांस की है। सिन नदी किस देश की है? तो फ्रांस की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? ठीक है, तो किन देशों से मिलती है? तो याद रखिए नाम्बिया और बोत्सवाना से मिलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 में प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। कहा जा रहा है कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश का विस्तार निम्न में से कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं अमेजन बेसिन में है तो बिल्कुल सही है, कॉन्गो बेसिन में है तो बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप में तो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर, यहाँ पे आइए। कहा जा रहा है कि सुंदरी वनस्पति से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना। सुंदरी वनस्पति, चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि यह भारत के पूर्वी डेल्टाओं में सबसे उत्तरी डेल्टा की वनस्पति है तो बिल्कुल सही है। यह ज्वारीय वनस्पति है तो नहीं, ये ज्वारीय वनस्पति नहीं है, ये आपका मैग्रो वनस्पति है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका मैग्रो, ठीक है, मैग्रो वनस्पति है, याद रखिए ये आपका मैग्रो वनस्पति है, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि यह सख्त एवं टिकाऊ लकड़ी वाली वनस्पति है तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 1 और 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नहीं दिया तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 80 नंबर कि तारपीन का तेल निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका चीड़ से किया जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से होता है, ठीक है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए कंचनजंगा कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। आइए 82 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से किस के अंतर्गत आता है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आता है, तो 82 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला आपका कि निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, सबको पता है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आकाश में उर्सा मेजर निम्न में से क्या है। तो आकाश में उर्सा मेजर जो है निम्न में से क्या है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका तारामंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो मैकमोहन बोलेगा तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भारत और चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 86 नंबर कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है। तो किस देश का क्षेत्रफल जो है भारत से कम है, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्जेंटीना, याद रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत किस राज्य में है, तो सबको पता है, ठीक है, मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, ठीक है। तो किस देश के साथ लगती है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको याद रखना है कौन सा देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, याद रखिए बांग्लादेश के साथ कितना लगता है, तो 4096, ठीक है, किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलती है। अगला प्रश्न क्या कहता है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप आपका कहाँ पे स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा नर्मदा नदी निम्न में से किन 2 पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विंध्य का सतपुड़ा, ये आपका मध्य प्रदेश में है, पहाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91 कहता है चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका यमुना की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 92 प्रश्न क्या कहता है निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है आपका 93 नंबर, देखते हैं 93 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण निम्न में से कौन है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कहा जा रहा है कि कौन दुधारू भैंस की नस्ल है। कौन दुधारू भैंस की नस्ल है, तो याद रखिएगा देखिए गिर, राठी या साहिवाल, ये सब जो है ना, ये सब किसका नस्ल है, तो याद रखिए ये सब आपका गाय का नस्ल है, ठीक है। ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ये सब आपका दुधारू गाय का नस्ल है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है भैंस का, तो यह क्या जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 95 प्रश्न कहता है माकुर्ती चोटी निम्न में से किस क्षेत्र की चोटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा 3 देश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 का आता है, नीतिधारा कहाँ स्थित है? तो नीतिधारा कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, कहा जा रहा है कि लूनी नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? तो लूनी नदी जो है ये आपका राजस्थान में प्रभावित होती है। ठीक है, ये अजमेर, राजस्थान अजमेर उधर है आपका। अगर पूछ देना कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो अजमेर के अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, अजमेर के अरावली पर्वत से निकलती है। और लूनी नदी को याद रखिएगा लवन नदी भी कहा जाता है। ये सब कुछ कुछ फैक्ट है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का था, निम्न में से कौन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है निम्न में से कहाँ से हुआ? तो सतपुड़ा श्रेणी से हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 101 नंबर कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये आपको पता है भारत किस राज्य में? तो केरल में। केरल में सबसे पहले आपका मानसून का आगमन होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के तहत AW यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 104 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। ठीक है, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिला कौन से हैं? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला। ठीक है, कितना है यहाँ की न्यूनतम दर अगर बात करें तो 51.08% है। याद रखिएगा 51 ठीक है 51.08%। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? ठीक है, तो ये इसका राइट क्या हो जाएगा 106 का। तो ये हो जाएगा आपका कोचीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के हैं, बिहार में तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर बोलता है बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार के लगभग 3/4 भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर से राजस्थान में है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कहा जा रहा है भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप ज्योग्राफी देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 110 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ से पॉलिटी की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ से पॉलिटी की ओर चलना शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और एक बात, हाँ एक घोषणा करना था हम शुरू में भूल गए। ठीक है, पीजीटी वालों के लिए, ठीक है पीजीटी वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है। अगर आप वो देखते हैं वीडियो तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे कोई मित्र या दोस्त या सहपाठी अगर आपका है जो 11-12 में पीजीटी में जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, याद रखिएगा जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है उन लोग के लिए हम बहुत जल्द सेट लेकर आने वाले हैं और बुक ऑर्डर कर दिए हैं। बुक इधर नहीं मिल रहा था, बहुत करने से बुक ऑर्डर कर दिए हैं। तो इन लोग का 80 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन इन लोग का रहता है। वो सेट आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे होगा। तो जो भी आपका दोस्त सहपाठी उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पीजीटी का भी सर शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। चलिए तो क्या थे, अब इसको शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है आपका
कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत प्रावधानित उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है, तो कितने हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें निम्न में से कौन सी थी। ठीक है, तो कौन सी थी आइए देखते हैं। तो गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी, तो ये भी आपका सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की 113 की चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए। चलिए 113 प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा कौन सा एक्ट के द्वारा, तो याद रखिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर के किस अधिनियम में से प्रथम बार गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो किस परिषद भारत परिषद अधिनियम के तहत, तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वतंत्रता शासन की स्थापना का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये भी हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहा जा रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो किस संशोधन के तहत किया गया था, तो 117 का याद रखिए ये आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन राज्य नीति निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से तत्व को जोड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कौन मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, तो ये तो आपका कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करे, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय से हमको क्या मतलब है, हमको अपना राष्ट्र से मतलब है, तो ये हो जाएगा आपका जो नहीं पूछा था, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। चलिए 120 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखिए यह अनुच्छेद आपका 9 में कहा गया। ठीक, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में समता के अधिकार का अनुच्छेद विस्तार मतलब कितना से कितना है, तो समता का अधिकार आपका 14 से 18 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, ये किसने कहा था, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दुर्गा दास बसु ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 123, किसने कहा धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है, तो ये किसका कथन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि शांति की समकालीन चुनौतियाँ हैं,
तो शांति की समकालीन चुनौतियाँ क्या है, आइए देखते हैं। तो दबंग राष्ट्रों का अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियारों एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना है, तो ये भी सही है। वैश्विक समुदाय की मुकरदस्ता, तो ये भी आपका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 126 नंबर क्या कहा जा रहा है, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था, तो याद रखिए ये आपका 11 सितंबर 2001 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ, ठीक है। तो कब हुआ था, तो ये आपका 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, तो समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 129 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। आइए इसको मिलान करते हैं। देखिए तो पहला है अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 124 जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय से हो जाएगा। अच्छा, अगला है आपका अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 52 का संबंध जो है आपका राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है, तो ये नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 ये आपका आपातकाल से है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 का 2, 2 का 3, तो 1 का 2, 2 का 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 को चलते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला है प्लेटो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक दार्शनिक राजा था, ठीक है। चलिए दूसरा है रोल्स, तो ये आपका निष्पक्षता के रूप में न्याय करता था। बैथम क्या था, तो ये आपका हो जाएगा उपयोगितावाद था। और एक लास्ट बचा आपका मार्क्स, ठीक है, बैथम हो जाएगा। मार्क्स कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अतिरेक मूल्य था, ठीक है। तो इस हिसाब से मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 का 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 को चलते हैं। 131 नंबर ये भी आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। कहता है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 280 में है, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि वित्तीय आपातकालीन की स्थिति, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा अनुच्छेद 360 में, ठीक है। चलिए अगला है आपका राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा में सृजन की पहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका कितना, तो 312 में। और एक लास्ट बचा आपका संविधान संशोधन 368 में, ठीक है। तो ये हिसाब से मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 132 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया था, तो क्या प्रावधान था ये देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा यानी 50% आरक्षित सीट रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है। आरक्षित स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 133 में प्रश्न कहता है यहाँ पे कि ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है, ठीक है। तो दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिकतम 1,000 रुपये की जुर्माना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है, तो इसका अधिकार किसे है, तो ये आपको मुखिया का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136 का आता है कि संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किस में लिखा गया है, तो यह अनुच्छेद आपका 24 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 138 का आता है, किसने कहा कि जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है
तभी वह अपने लिए भी जीता है। ये किसने कहा था? तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था? सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी की ही न्याय है। ये कथन किसका था? तो 139 का हो जाएगा, सेफ लस का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन के चलते कहा जा रहा है न्याय शक्तिशाली के हित में है। यह किसका मतलब कि कथन है? तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम भी आपका इसमें टेढ़े है, थोड़ा सा लिख देते हैं, रुकिए। देखिए, तो ये जो था ये आपका किसका था? ठीक है, तो ये आपका थ्रेसिमेकस, ठीक है, याद रखिएगा, थ्रेसिमेकस का है। ठीक है, यहाँ पे इसी थ्रेसिमेकस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो यहाँ पे याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। 141 में कहा जा रहा है आपसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधित न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित थी। ठीक है, ये तो कहावत आप लोग गांव देहात में सुने ही होंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 के चलते हैं। 142 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 142 में प्रश्न कहता है कि सामाजिक न्याय की सही परिभाषा तभी होती है जब लोगों के रहन सहन के तौर तरीके में पूर्ण समानता और एकरूपता होती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बोलता है कि मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था? तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 144 नंबर बोलता है सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि, तो क्यों है सामाजिक न्याय की आवश्यकता? तो दलितों और अधिकारों से वंचित को फायदा होगा, बिल्कुल सही है। समरसतापूर्ण समाज का निर्माण होगा, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक संपत्तियों को न्यायपूर्ण वितरण होगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो किस देश में लेते हैं 145 का? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको फिर से आया है मिलान करने वाला, आइए देखते हैं। चलिए तो मिलान करते हैं क्या है। तो संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसमें क्या हुआ था? तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ था। तो इसमें आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 5, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा देना था। ठीक है, संविधान अधिनियम पंचायतों की अनुसूची 1994, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें कहा गया था कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना करना। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम कितना है? 2000। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें आपका कहा गया था क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 में कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश का स्वीकार करना। अब एक लास्ट आपका बचा यहाँ पे संविधान 63वां संशोधन अधिनियम, इसमें क्या कहा गया था? तो ये आपका था, तो ये चला जाएगा इसमें। अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये हिसाब से देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहा जा रहा है कि सूची है, इसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए तो नए राज्य का गठन, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, और नागरिकता, तो नागरिकता किस में है? तो ये आपका भारतीय संविधान का भाग 2 में है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं और भी क्या है इधर, आइए देखते हैं इधर क्या है। तो इधर है आपका मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये कितना है? तो भाग 3 में है। और आपका प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये आपका अनुच्छेद 323 में है। ठीक है, तो हिसाब से देख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि किसी विदेश दिन लोकसभा में अधिकतम कितने आंतरिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने सजा देने की शक्ति होती है? तो ये किसका होता है? तो ये आपका 30 वर्ष का, 3 वर्षों की सज़ा, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना रुपये का जुर्माना होता है। ठीक है, 10,000 का जुर्माना देकर कर सकते हैं। अगला है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 150 का आंसर आप लोग को देना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आपका, यहाँ से आप लोग का इकोनॉमिक्स शुरू होता है, आइए देखते हैं।
चलिए, तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिए। जो भी आंसर ऑप्शन पूछ रहे हैं उसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, आपको आता हो या ना आता हो। ठीक है, चलिए, तो 111 नंबर से हम लोग चलते हैं। यहाँ से क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं कि बिहार जाति सुरक्षण 2023 में प्रति माह 6,000 से कम कमाई करने वाले 24 लाख परिवारों को किस योजना के तहत 2 लाख रुपए का एक मुफ्त लाभ देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो किसमें, ये आपका लघु उद्यमी योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। 112 में कहा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो चलिए गलत कथन कौन हो जाएगा, तो इस योजना का शुरुआत 1995 में की गई थी, यही आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का आता है। 113वां प्रश्न क्या है, फरवरी 2023 में बिहार के किस जिला में पहला मिलेट होम खोला गया था। ठीक है, तो कहाँ पे खोला गया था, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो ये आपका गया में खोला गया था। हाल ही में जनवरी 2024 में एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर संभावित है। तो कितना संभावित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। थोड़ा सा टेढ़ यहाँ पे फोटो लिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। कहा जा रहा है कि मार्च 2024 में जारी भारत में बेरोजगारी दर 2023 के लिए घटक कितना प्रतिशत हो गई थी, तो कितना प्रतिशत हो गया था, तो 115 का राइट आंसर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 3.1%। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश को पीछे कर भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया था। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया था, तो 117 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था, तो कितना टन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 184.86 लाख टन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को चलते हैं। 119 में प्रश्न क्या कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली का सर्वाधिक खपत वाला जिला कौन है। जहाँ बिजली का सर्वाधिक खपत होता है तो पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के बीच संबंध को कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 121 में कहता है वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2021-22 तक बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास पर औसत खर्च किया था, तो कितना खर्च किया था, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कुल कितना, एक मिनट, ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट पूछ रहा है ना, तो ये आपका कुल कहाँ चल गया, कुल आपका 10% का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122 कहा जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है बिजली उपभोग कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 122 का, तो ये हो जाएगा आपका 329 किलो वाट। ठीक है, चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के कुल कितने शहर को ओडीएफ का दर्जा प्रदान किया गया है, तो 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 42 शहर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है 124 नंबर कि बिहार आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अधिक है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर कम है, नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, तो बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन का था बिहार में शहरीकरण संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो दक्षिण बिहार में की तुलना में उत्तर बिहार के शहरीकरण की दर तीव्र है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं। 2022 में बिहार के शहरीकरण की दर 16.2% थी, तो ये सही है। अब बिहार में 33 जिलों में शहरीकरण की दर 20% से कम है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 126 नंबर कहा जा रहा है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना 100% घरेलू कवरेज हासिल किया था, तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न है 127 नंबर कहा जा रहा है क्या, देखिए स्टैंड ऑफ इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए इसमें जो कथन है, स्टैंड ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2023 को 9 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 9 साल नहीं, ये 7 साल पूरा हुआ था। ठीक है, कितना साल? तो 7 साल पूरा हुआ था आपका। आगे देखते हैं बी में क्या कहता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उद्यमी योजना के लिए पात्र है। ठीक है, तो क्या पात्र है? सही है कि हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 को चलते हैं कि वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना था? तो कौन सा देश बना था? तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रूस। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्न योजना किस शहर द्वारा चलाया गया था? तो किस शहर के द्वारा चलाया गया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा जनता दल, याद रखिएगा, जनता दल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 130 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। स्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता अर्थात वस्तुओं की कीमतों बढ़ती है। यह कथन किसका था? तो ये आपका क्राउथर का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 132 में प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत में थोक कीमत सूचकांक की असुविधा कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अर्थशास्त्र में मांग का अभिप्राय होता है। तो मांग का अभिप्राय क्या होता है? तो वस्तु की इच्छा के साथ उसे खरीदने के लिए साधन की उपलब्धता तथा वस्तु खरीदने के लिए साधन व्यय करने की तत्परता का होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर फिशर ने दिया था। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। गांधी जी के विचारों पर आधारित औद्योगिक नीति मॉडल कब बना था? ठीक है, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 23 दिसंबर। कब? तो 23 दिसंबर 1977 में। ठीक है, 23 दिसंबर 1977 में, यानी कि ई हो जाएगा। आगे बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? देखिए मखाना का होता है, लीची का भी होता है, आम का भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के चलते कहा जा रहा है देश की कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? तो देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 70%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये आपका 1960 से 61 के बीच में किया गया था। 139 नंबर बोलता है देश में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 1964 से 1965 में प्रारंभ किया गया था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1982 में हुआ था। ठीक है, चलिए संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, तो कौन हो जाएगा? तो ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? आइए, कहा जा रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थानों को, सरकार को, तो ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है कि विस्फीतिक अंतराल परियाचक है, तो क्या है? तो ये आपका पूर्ति की तुलना में काफ़ी कम मांग होने का है। ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है मांग अधिवक्ता की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम कर कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियम का प्रतिपादन किया गया था, तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेबी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय किससे होता है? तो हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय राष्ट्रीय आय से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? आइए कि किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है? कौन सा बैंक नाम बदल कर रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूटी, याद रखिएगा यूटीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 148 नंबर 1870 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय
कितनी थी, तो याद रखिए ये आपका 420 रुपये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 149 में कहा जा रहा है रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है। तो क्या मतलब है, तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या उसके विपरीत रुपए का परिवर्तित कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपका 150 क्वेश्चन जो था बीपीएससी टीआरई 4 का सेट नंबर अगर हम बात कर लें तो सेट नंबर 9 का हम पूरा का पूरा करवा चुके हैं। अब इसमें अगर आपका बच गया है अगर, तो ठीक है, तो इसमें आपका बचा हुआ है उधर का आपका जो 40 नंबर आता है हिंदी इंग्लिश, बाकी जो होता है वो आपका बच गया है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग का बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बात याद रखिएगा, कहाँ गया, अगर सेट हम आप लोग को रात में 8 बजे भेज देते हैं, अब अगर उस सेट को बनाकर आप इसका आंसर मिलाते हैं तब बहुत अच्छा है। अब अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप खुद से अगर नहीं बनाएंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, क्या दिक्कत है, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए फिलहाल हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसमें आपको हम आंसर बता देते हैं हिंदी इंग्लिश का, फिर हम लोग उधर कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, तो सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 का देख ले, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर हम 5 की बात करें तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 का राइट आंसर की बात कर ले, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 में क्या है आइए देखते हैं, आइए, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 20 का ए हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 की बात कर ले, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर आप लोग मैथ का भी आंसर मिला लीजिएगा। आइए मैथ का भी आंसर मिला लीजिए, अगर आप मैथ बनाए हैं तो मैथ का देख लेते हैं। तो मैथ का यहाँ से 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का भी आपका बी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का देख लेते हैं। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओह सॉरी, इधर से आपका करंट शुरू हो गया ना। चलिए तो करंट से हम लोग देख लेते हैं। आइए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में से
किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलिया भट्ट को किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन के चलते भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन के चलते 43 में क्या है? कहा जा रहा है कि मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 134वां था। नीति आयोग ने किसकी सहायता के स्कूलों की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसका किया है? तो ये आपका मेटा को भी किया है, अटल इन्वेंशन मिशन को भी किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला है कि दुनिया की गर्म होने वाली पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो कौन सा? तो पैक्स किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप याद रखिए 23 जनवरी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि किसने सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो 47 का कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 148 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, रूलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था, क्या ये सही है? क्या ये सही है? या रूलेट एक्ट आपको पता होगा 1919 में पारित किया गया था, ये तो ऐसी गलत हो जाएगा। बाल विवाद निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। गांधी इर्विन समझौता 1926 में, जी नहीं, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1931 हो जाएगा गांधी इर्विन समझौता, क्या है सोच रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए, करो या मरो का लाला लाजपत राय ने दिया था, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूँ सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। करो या मरो महात्मा गांधी, याद रखिए कौन? तो गांधी जी। ठीक है, कौन दिया था? तो गांधी जी दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? ठीक है, तो न्यायाधीश का नाम क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने कहा था रूलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ठीक है, तो 151 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? जो ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण किया गया था? तो ये आपका 1575 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा का सही है? सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, क्या ये सही है? ठीक है, चलिए सॉरी कौन सही नहीं है पूछ रहा ना, हाँ तो ये तो सही है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सौरमंडल 2 से 3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यानी कि इसके राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, फोकस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में क्या है आइए देखते हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है क्या इसमें कि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका USA में है। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, तो लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, तो याद रखिए उच्च तापमान एवं भारी वर्षा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि कौन सा पश्चिमी घाटी के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जाता है किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया था? ठीक है, तो किसके तहत? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 60 नंबर क्या कहता है कि कौन सा स्थान वहाँ के स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जेलेपला जास्कर, ये आपका नहीं है जास। चलिए टेलीग्राम पठार निम्न में से किसका एक भाग है? तो ये क्या हो जाएगा? टेलीग्राफ, ये हो जाएगा 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उटली अटलांटिक कटक में हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कहता है सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच निर्मित है? तो ये हो जाएगा 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गिलास पट्ट में गुजरने पर, ठीक है, प्रकाश
किरण पुंज पर पार्थिक विस्थापन पर निर्भर करता है। तो किस पे? तो ये आपका आपतन कोण और ग्लास पट्टी के मोटाई के दोनों पर करता है। चलिए 64 नंबर बोलता है कि लाइन चुनने का सुपर फास्ट होता है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राथमिक कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 165 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है कि कॉन्जुक्ट प्रोटीन है, कैसा है? तो याद रखिए फ्लोरो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में दांता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूप किया जाता है? ठीक है, तो किस हिस्से को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आगे है बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग किस अपवर्तन से कम होता है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन से अवध हाइड्रोजन कार्बन 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 परमाणु के बीच बनते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का आपका देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सेट नंबर जो आपका था देख सकते हैं यहाँ पे, सेट नंबर 9 को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कल या कुछ दिन बाद सेट नंबर 10 को चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगला सेट आपका सेट नंबर 10 लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।